एक यॉट क्लब के पास बहने वाली नदी से एक मछुआरे ने काले रंग का प्लास्टिक बैग निकाला। जब उसने बैग खोला तो अंदर का नजारा देखकर उसके होश उड़ गए। उसमें एक इंसानी खोपड़ी थी जो पूरी तरह हड्डियों में बदल चुकी थी। खबर फैलते ही मीडिया में तरह तरह की अटकलें शुरू हो गईं। ज्यादातर लोगों का मानना था कि यह सिर्फ गृह मंत्री के बेटे की पूर्व प्रेमिका का हो सकता है। वजह भी साफ थी, यॉट क्लब उसी मंत्री पुत्र का था और उसकी गर्लफ्रेंड करीब 1.5 साल पहले रहस्यमय तरीके से लापता हो गई थी। जनता और मीडिया के बढ़ते दबाव को देखते हुए पुलिस कमिश्नर ने तुरंत एक स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम बनाने का फैसला किया। टीम की कमान हमेशा की तरह स्टार इंस्पेक्टर विक्रम को सौंपी गई। जांच के दौरान पता चला कि बैग में सिर्फ खोपड़ी ही नहीं बल्कि कुछ बाल और सड़े हुए टिश्यू के अवशेष भी मौजूद थे। हालांकि सड़न इतनी ज्यादा थी कि फिलहाल यह कहना मुश्किल था कि उनसे कोई उपयोगी डीएनए मिल पाएगा या नहीं। आखिर मृतका कौन थी, उसके शरीर के बाकी हिस्से कहाँ गए और इस बार विक्रम के सामने कौन सी नई चुनौती आने वाली थी। फॉरेंसिक टीम ने जल्द ही अपनी शुरुआती रिपोर्ट दे दी। जबड़े की बनावट सीधी और अपेक्षाकृत पतली थी, जिससे अंदाजा लगाया गया कि मृतक एक महिला थी। उसकी उम्र लगभग 22 से 30 साल के बीच रही होगी। मौत करीब 1.5 साल पहले यानी सितंबर से अक्टूबर 2009 के बीच हुई थी। अच्छी बात यह रही कि डीएनए सैंपल सफलतापूर्वक हासिल कर लिया गया, लेकिन बुरी खबर यह थी कि उसका किसी भी उपलब्ध रिकॉर्ड से कोई मैच नहीं मिला। इसका मतलब था कि मृतका की पहचान अब भी एक रहस्य बनी हुई थी। उधर दूसरी तरफ एक महिला रिया अपने मायके में सामान समेट रही थी। बातचीत से पता चलता है कि वह एक टीवी चैनल में काम करती है। हाल ही में उसका तलाक हुआ है और वो अपनी बेटी की कस्टडी के लिए अदालत में लड़ाई लड़ रही है। इस बार वो अपनी बेटी को अपने साथ शहर ले जाने आई थी। निकलने से पहले बेटी ने जिद पकड़ ली कि वो अपनी मौसी द्वारा दिया गया गुड़िया वाला खिलौना भी साथ ले जाएगी। वो मौसी यानी रिया की छोटी बहन 1 साल पहले घर में फांसी लगाकर आत्महत्या कर चुकी थी। शायद इसी वजह से उनकी मां आज भी गांव छोड़ने को तैयार नहीं थी। वह अपनी दिवंगत बेटी की यादों के बीच उसी घर में रहना चाहती थी। कुछ देर बाद रिया अपनी बेटी और एक आया के साथ शहर में हाल ही में खरीदे गए नए घर पहुंच गई। सामान व्यवस्थित करने के बाद वह सीधे एक लॉ फर्म पहुंची। बेटी की कस्टडी वाले मामले में उसे अपनी दोस्त और वकील अंजलि की मदद चाहिए थी। अंजलि ने उसे भरोसा दिलाया कि चिंता की कोई बात नहीं है। एक सफल टीवी एंकर होने के नाते रिया की स्थिति उसके शराबी पूर्व पति से कहीं ज्यादा मजबूत थी, इसलिए कस्टडी केस में उसका पलड़ा भारी दिखाई दे रहा था। इधर विक्रम के आदेश पर उसकी टीम ने पिछले 2 वर्षों में शहर से लापता हुई महिलाओं की सभी रिपोर्टें इकट्ठा करनी शुरू कर दी। यह आपके अनुवाद का अगला भाग है। कुल 1883 गुमशुदगी के मामले दर्ज थे। इनमें से 27 महिलाएं सुरक्षित मिल चुकी थीं, जबकि 25 की लाशें बरामद हो चुकी थीं। अब सिर्फ 30 मामले ऐसे बचे थे जिनका कोई ठोस नतीजा नहीं निकला था। इनमें से 22 से 30 साल की उम्र वाली महिलाओं के सिर्फ 30 केस बचते थे। इसलिए जांच टीम का पहला लक्ष्य यही था कि इन 30 महिलाओं के उपलब्ध बायोलॉजिकल सैंपल्स का तुरंत डीएनए मैच कराया जाए। जिनके सैंपल मौजूद नहीं थे, उनकी तस्वीरों की तुलना खोपड़ी से तैयार किए गए डेटा से की जानी थी। प्लान सुनने में अच्छा था, लेकिन नतीजे निराशाजनक निकले। लंबी डीएनए जांच और चेहरे के डेटा की तुलना के बावजूद यह साफ हो गया कि मृतका उन 7 महिलाओं में से कोई नहीं थी। आखिरकार टेक्निकल टीम ने सुझाव दिया कि डिजिटल तकनीक की मदद से मृतका का चेहरा दोबारा बनाया जा सकता है, लेकिन इसमें थोड़ा वक्त लगेगा। उसी रात तेज बारिश शुरू हो गई। रिया और उसकी बेटी को सोए हुए ज्यादा देर नहीं हुई थी कि बेडरूम के फर्श पर अचानक काफी पानी जमा दिखाई दिया। बेटी ने घबराकर मां को जगाया। खुद रिया भी समझ नहीं पा रही थी कि यह पानी आया कहां से। वह पानी के बहाव का पीछा करते हुए कमरे से बाहर निकली थी कि सामने आया अचानक नौकरानी को देखकर चौंक गई। नौकरानी बुरी तरह डरी हुई थी। उसका कहना था कि किसी ने उस पर पानी फेंका है और उसे किसी महिला के रोने की आवाज भी सुनाई दी। आवाज जैसे किचन की तरफ से आ रही थी। रिया एक प्रैक्टिकल और समझदार महिला थी। उसे ऐसी बातों पर यकीन नहीं था। उसने नौकरानी को डांटते हुए कहा कि बेकार की बातें छोड़ो और फर्श साफ करो। अगली सुबह पुलिस स्टेशन में जांच की दिशा पर चर्चा चल रही थी। विक्रम ने पुलिस कमिश्नर से कहा कि अगर मृतका शहर की किसी गुमशुदा महिला से मेल नहीं खाती तो सिर्फ 2 संभावनाएं बचती हैं। या तो वह किसी दूसरे राज्य या शहर की रहने वाली थी, या फिर ऐसी अनाथ महिला थी जिसकी गुमशुदगी की रिपोर्ट किसी ने दर्ज ही नहीं कराई। इसके अलावा एक और अजीब बात सामने आई थी। खोपड़ी में अभी भी एक दांत मौजूद था। फॉरेंसिक डॉक्टर ने समझाया कि सामान्य परिस्थितियों में जब शरीर पूरी तरह हड्डियों में बदल जाता है तो दांत भी ढीले होकर गिर जाते हैं, लेकिन यहाँ सिर्फ यही दांत बचा हुआ था, जिससे साफ था कि यह असली नहीं बल्कि नकली दांत था। अगर शहर के डेंटल क्लिनिकों और अस्पतालों की जांच की जाए तो मृतका की पहचान तक पहुंचने की अच्छी संभावना थी। कुछ ही समय बाद एक डेंटल एक्सपर्ट ने पुष्टि कर दी कि यह सामने का कृत्रिम दांत था, जिसे मौत से कुछ महीने पहले लगाया गया होगा। ऐसे मरीज ज्यादा नहीं होते।
इसलिए पुलिस ने जल्दी ही तितरी डेंटल क्लिनिकों की सूची तैयार कर ली। इसके बाद उन सभी मरीजों को फोन करके संपर्क किया गया जिन्होंने हाल के वर्षों में सामने का नकली दांत लगवाया था। जांच के दौरान एक 9 वर्षीय महिला नेहा मारिया ऐसी निकली जिससे किसी भी तरह संपर्क नहीं हो पा रहा था। इसी बीच रिया के घर में अजीब घटनाएं लगातार बढ़ती जा रही थी। फिर एक सुबह चेहरा धोते समय उसने अपनी गर्दन पर गहरा नीला निशान देखा। वह अभी इन बातों का मतलब समझने की कोशिश ही कर रही थी कि पिछली रात बनाया गया चिकन करी की उस ही दिन कीड़ों से भरा मिला। इन लगातार हो रही घटनाओं से शान होकर वह अपनी एक सहकर्मी के साथ इलाके की मशहूर तांत्रिक महिला के पास पहुंची। जब उसने पिछले कुछ दिनों की सारी घटनाएं विस्तार से बताईं तो तांत्रिक ने कहा कि उसके घर में किसी बेचैन आत्मा की मौजूदगी महसूस हो रही है। संभव है कि वह आत्मा उससे किसी तरह की मदद चाहती हो। उसने वादा किया कि आधी रात को वह खुद घर जाकर स्थिति की जांच करेगी। रात के करीब 12 बजे ही उसे कुछ असामान्य महसूस हुआ। अचानक पूरे घर की लाइटें तेजी से झिलमिलाने लगीं। यह देखकर उसने सहायक को मेन स्विच बंद करने को कहा। फिर मोमबत्तियां जलाई गईं और वह ध्यान लगाकर आत्माओं से संपर्क करने की प्रक्रिया में बैठ गई। कुछ ही देर में उसकी वर्षों से अंधी आंखें पूरी तरह सफेद पड़ गईं। कमरे में बिनी हवा के भी आसपास रखी चीजें हिलने लगी। माहौल और ज्यादा डरावना हो गया। फिर उसने सामने रखी रेत की तख्ती पर एक नाम लिख दिया, नेहा मारिया। यही वह नाम था जिससे पुलिस संपर्क नहीं कर पा रही थी। और जैसे ही यह नाम लिखा गया, किचन में रखा फ्रिज अचानक जोर जोर से हिलने लगा। अगले ही पल फ्रिज का दरवाजा अपने आप खुल गया और उसके अंदर से एक काली परछाई बाहर निकलती दिखाई दी। यह नजारा देखकर सबके होश उड़ गए। इस घटना के बाद रिया ने फ्रिज पर टंगी गुड़िया को झटके से हटाकर फेंक दिया और पूरे फ्रिज को एक कपड़े से ढक दिया। अगली सुबह एक बड़ा ब्रेक थ्रू मिला। विक्रम को नेहा की पूरी पहचान से जुड़ी जानकारी हाथ लग गई। उसी समय टेक्निकल टीम का फोन भी आया। उन्होंने खोपड़ी के आधार पर मृतका का चेहरा डिजिटल तरीके से पुनर्निर्मित कर लिया था। तस्वीर सामने आते ही सब कुछ साफ हो गया। खोपड़ी उसी बिनी वर्षीय महिला नेहा मारिया की थी। कुछ दिनों बाद जांच टीम उसके गांव पहुंची। वहां एक चाय की दुकान के मालिक ने बताया कि वे इलाके में काफी जानी लड़की थी। मां की मौत के बाद उसके पिता ने दूसरी शादी कर ली थी। सौतेली मां से एक बेटा और एक बेटी हुए, जिसके बाद घर का माहौल बदल गया। सौतेली मां के साथ रिश्ते कभी अच्छे नहीं रहे। आखिरकार पिता ने उसे एक लड़कियों के धार्मिक छात्रावास में भेज दिया। फरतली से नहीं देखा। फिर 2023 में पिता की मौत के बाद वह वापस लौटी और पिता की छोड़ी हुई सारी संपत्ति बेचकर चली गई। एक स्थानीय प्रॉपर्टी डीलर ने भी जानकारी दी कि संपत्ति बेचने को लेकर उससे पहले बात हुई थी, लेकिन बाद में बिना बताए किसी और को जमीन बेच दी गई। इसी बातचीत में उसने यह भी बताया कि सौतेली मां का परिवार पास के दूसरे गांव में रहता है। परिवार में एक बेटी थी जो पेशे से नर्स थी और एक बेटा जिसकी इलाके में काफी खराब छवि थी। यह जानकारी मिलते ही विक्रम सीधे सौतेली मां के घर पहुंच गया। वहां पहले उसकी मुलाकात उस बेटे से हुई, फिर परिवार से पूछताछ शुरू हुई। बातचीत में पता चला कि परिवार के मुखिया की मौत जनवरी 2002 में हुई थी। उससे करीब 6 महीने पहले नेहा ने उत्तर भारत के एक युवक से शादी कर ली थी। शादी के समय उसके पिता ने काफी सामान और उपहार भी दिए थे। सौतेली मां ने बताया कि शादी के बाद उसने उसे दोबारा कभी नहीं देखा। यह सुनते ही यानी उसके पति की दोबारा कभी नहीं देखा। अब सबसे जरूरी था उसके पति की पहचान पता करना। इसलिए विक्रम तुरंत उस सरकारी कार्यालय की ओर निकल पड़ा जहां शादी का पंजीकरण हुआ था। घर से निकलते समय उसकी मुलाकात नर्स बेटी और उसके पति से भी हुई, लेकिन उस वक्त उन पर किसी का खास ध्यान नहीं गया। उधर दूसरी तरफ तांत्रिक महिला ने रिया से कहा कि नेहा की मौत सामान्य नहीं थी। साफ लग रहा था कि उसकी हत्या हुई है। उसका मानना था कि मृतका की आत्मा इसलिए संपर्क करने की कोशिश कर रही है क्योंकि वह चाहती है कि उसका कातिल बेनकाब हो। यह सुनकर रिया के अंदर का पत्रकार और इंसान दोनों जाग गए। घर लौटते ही उसने टूटी हुई गुड़िया उठाई, उसे संभाला और फ्रिज पर डाला गया कपड़ा भी हटा दिया। इसके बाद उसने मकान मालिक को फोन किया और उस सेकंड हैंड इलेक्ट्रॉनिक्स दुकान का पता लिया जहां से यह फ्रिज खरीदा गया था। लेकिन दुकान पहुंचने पर निराशा हाथ लगी। दुकानदार ने साफ कहा, हम तो सामान ऑनलाइन और थोक में खरीदते हैं। इतने पुराने फ्रिज का असली मालिक कौन था यह बताना लगभग नामुमकिन है। जहां रिया को कोई सुराग नहीं मिला, वहीं विक्रम की जांच में एक नई और चौंकाने वाली जानकारी सामने आई। रिकॉर्ड के मुताबिक अप्रैल 2022 में नेहा के मोबाइल नंबर से एक बार सिग्नल एक्टिव हुआ था। लोकेशन करीब 2000 किलोमीटर दूर वाराणसी की निकली। यह बात बेहद अजीब थी क्योंकि फॉरेंसिक रिपोर्ट के अनुसार उसकी मौत सितंबर 2019 में ही हो चुकी थी, यानी मौत के कई महीनों बाद उसका फोन इस्तेमाल किया गया था। विक्रम को यकीन हो गया कि उस समय मोबाइल कातिल के पास था। उसने तुरंत उस नंबर से जुड़े सोशल मीडिया अकाउंट्स खंगालने शुरू किए। जांच के दौरान उसे से अप्रैल 2022 में पोस्ट की गई एक तस्वीर मिली। फोटो वाराणसी के एक मंदिर की थी। इत्तेफाक देखिए,
लगभग उसी समय रिया ने भी इंटरनेट पर खोजबीन करते हुए नेहा का सोशल मीडिया अकाउंट ढूंढ निकाला और जैसे ही वह तस्वीर स्क्रीन पर दिखाई दी, घर का टेलीविजन अचानक अजीब तरीके से झिलमिलाने लगा। सिग्नल बार बार टूट रहा था, मानो कोई अदृश्य ताकत उसे उसी दिशा में देखने का इशारा कर रही हो। रिया को पहली बार लगा कि शायद वह सही रास्ते पर पहुंच चुकी है। रिया स्क्रीन की तरफ दोबारा देखने लगी। तभी उसे एक झटका लगा कि फ्रेंड लिस्ट में अंजलि का नाम मौजूद था। अगले दिन फोन पर पूछने पर पता चला कि नेहा कभी अंजलि की क्लाइंट रह चुकी थी। वह भी रिया की तरह तलाक का केस लड़ रही थी। मामला 2019 के शुरुआती महीनों का था और इससे भी बड़ा खुलासा यह हुआ कि नेहा का पूर्व पति कोई और नहीं बल्कि टीवी चैनल का प्रोडक्शन हेड राघव था, वही आदमी जो रिया का मौजूदा बॉस था। यह सुनकर रिया सन्न रह गई। उधर पुलिस की जांच भी उसी दिशा में पहुंच चुकी थी। विक्रम सीधे चैनल पहुंचा और राघव से मिला। शादी पंजीकरण कार्यालय से उसे पहले ही पता चल चुका था कि वह नेहा का पूर्व पति था, चूंकि वह दफ्तर में व्यस्त था। दोनों ने तय किया कि विस्तृत बातचीत शाम को उसके घर पर होगी। लंच ब्रेक में एक सहकर्मी ने रिया से कहा, तुम अभी सिर्फ 6 महीने पहले आई हो, इसलिए शायद राघव का पुराना इतिहास नहीं जानती। उसने बताया कि राघव पहले एक आउटसोर्स प्रोडक्शन कंपनी में काम करता था, न पैसा न कोई खास बैकग्राउंड। फिर अचानक उसने एक युवा महिला से शादी की। शादी के कुछ समय चैनल मालिक की बेटी की नज़र उस पर पड़ी। राघव ने तलाक लिया और मालिक की बेटी के रिश्ते हेड पे गया। इसके बाद उसका करियर की बेटी के साथ रिश्ते में आ गया। इसके बाद उसका करियर तेजी से ऊपर गया और वह चैनल का प्रोडक्शन पहल नेहा ने की थी। उसका कहना था कि दोनों के अलग होने के करीब 6 महीने बाद ही उसने वर्तमान पत्नी से रिश्ता शुरू किया। उसने बताया कि टीवी चैनल में आने से पहले उसकी एक कंपनी थी जो भारी घाटे में चल रही थी। नेहा ने अपनी शादी में मिले पैसों और पिता की विरासत से उसकी आर्थिक मदद की थी, लेकिन कंपनी लगातार नुकसान में रही। इसी तनाव के बीच नेहा ने तलाक की मांग की और कहा कि उसने जो पैसा लगाया है वह लौटाया जाए। राघव का दावा था कि उसी समय उसकी वर्तमान पत्नी के पिता ने आर्थिक मदद की, जिससे वह संकट से निकल पाया। तलाक के बाद उसने नेहा से कभी संपर्क नहीं किया। विक्रम ने उससे ज्यादा बहस नहीं की और वहां से निकल गया। अगले दिन जांच में नया मोड़ आया। टेक्निकल विभाग के एक अधिकारी ने फोन कर बताया कि 2019 के अक्टूबर में पड़ोसी जिले में एक कटी हुई महिला की भुजा बरामद हुई थी। रिकॉर्ड देखकर उसे शक हुआ कि यह केस मौजूदा जांच से जुड़ा हो सकता है। विक्रम ने तुरंत वह फाइल मंगवाई। केस रिक्वान था कि संघर्ष के दौरान एक बाल का नमूना भी सुरक्षित था। प्रारंभिक अनुमान था कि संघर्ष के दौरान पीड़िता ने हमलावर के बाल खी ही थी। इसके बाद विक्रम उस मकान मालिक के पास पहुंचा जहां नेहा और राघव कभी साथ रहते थे। मकान मालिक खुद कोई ठोस जानकारी नहीं दे पाया, लेकिन उसकी पत्नी ने एक अहम बात बताई। उसने कहा कि सितंबर 2019 में उसने नेहा को एक कार में देखा था। उसने यह भी बताया कि तलाक के बाद नेहा शहर की एक महिला लॉज में रहने लगी थी। यह सुराग मिलते ही विक्रम सीधे उस लॉज पहुंचा। मालिक को नेहा अच्छी तरह याद थी, क्योंकि वह अचानक एक दिन गायब हो गई थी। उसे बात अजीब लगी थी, इसलिए उसने संदेश भेजकर पूछा था कि वह बिना बताए क्यों चली गई। जवाब में नेहा ने लिखा था कि वह लंबी देशव्यापी यात्रा पर निकल दिया जाए। विक्रम जाने ही वाला था कि लॉज मालिक ने एक और बात कैजुअली बता दी। 2 दिन पहले भी एक महिला यहां आई थी। उसने ठीक वही सवाल पूछे जो आप पूछ रहे हैं। विक्रम को यह बात थोड़ी अजीब जरूर लगी कि कोई दूसरी महिला भी वही सवाल पूछ रही थी, लेकिन फिलहाल उसका पूरा ध्यान केस सुलझाने पर था। उसने लॉज मालिक से कहा कि अगर वो महिला दोबारा दिखाई दे तो तुरंत उसे खबर करे। थाने लौटकर उसने एक बार फिर नेहा का सोशल मीडिया अकाउंट खंगालना शुरू किया। इस बार उसकी नज़र दोहात को अपलोड की गई तस्वीरों पर गई। तस्वीरों में से एक के बैकग्राउंड में कुछ लोग सड़क किनारे मुफ्त मास्क बांटते दिखाई दे रहे थे। बस यही वो पल था जब उसके दिमाग में बिजली सी कौंध गई। उसने तुरंत इमरजेंसी मीटिंग बुला ली। उसने टीम को बताया कि वाराणसी में 6 अप्रैल 2022 को कोविड से पहली मौत दर्ज हुई थी। इसके बाद 30 अप्रैल से शहर में लॉकडाउन का पहला चरण लागू कर दिया गया था। उस दौरान बाहर से आए लोगों को सरकारी व्यवस्था के तहत उनके गृह राज्यों में वापस भेजा जा रहा था। यानी अगर 2 अप्रैल को किसी ने नेहा बनकर वो फोटो पोस्ट की थी तो बहुत संभव है कि अगले ही दिन उसे भी वापस अपने राज्य भेजा गया हो। और सबसे अहम बात यह थी कि ऐसे सभी लोगों का रिकॉर्ड स्वास्थ्य विभाग के डेटाबेस में दर्ज किया गया था। डेटाबेस खंगालने पर सचमुच नेहा मारिया का नाम सामने आ गया, लेकिन इससे भी ज्यादा चौंकाने वाली बात अभी बाकी थी। उसी सूची में एक और नाम था जिसे देखकर विक्रम खुद हैरान रह गया। वह उसके सगे चाचा का नाम था। पूछताछ करने पर चाचा ने बताया कि लंबी बस यात्रा के दौरान यात्रियों के बीच काफी बातचीत हुई थी। उन्हें उस महिला की अच्छी तरह याद थी।
क्योंकि राज ने एक बेहद महत्वपूर्ण बात कही। वह महिला बिल्कुल भी उस तस्वीर वाली नेहा नहीं थी जो विक्रम के फोन में मौजूद थी। हालांकि एक अच्छी खबर भी थी। चाचा ने बताया कि कुछ समय पहले उन्होंने उसी महिला को फिर कहीं देखा था। बुरी बात यह थी कि उन्हें ठीक ठीक याद नहीं आ रहा था कि कहाँ। बाद में हुई केस एनालिसिस मीटिंग में विक्रम ने अपनी पूरी थ्योरी सामने रखी। उसके मुताबिक हत्यारा लगभग निश्चित रूप से एक महिला थी। पहला कारण यह था कि अपराध के बाद जिस तरह सबूत मिटाए गए थे, उससे साफ था कि अपराधी के पास काफी अच्छी प्लानिंग और जांच से बचने की समझ थी। दूसरा, हत्या का मकसद संपत्ति हड़पना लगता था। नेहा की हत्या के बाद भी उसके मोबाइल और सोशल मीडिया अकाउंट का इस्तेमाल जारी रखा गया ताकि लोगों को लगे कि वह अभी जिंदा है। इसी दौरान उसकी संपत्तियां और बाकी के अधिक धीरे धीरे किसी और के कब्जे में चले गए। तभी उसे उस प्रॉपर्टी डीलर द्वारा भेजे गए दस्तावेज याद आए। कुछ घंटे पहले ही पिता की संपत्ति की बिक्री से जुड़ा एग्रीमेंट भेजा था। कागजों में विक्रय। बड़ा सवाल यह था कि वह सौदा मार्च 2020 में हुआ था, जबकि फॉरेंसिक रिपोर्ट के मुताबिक उसकी मौत सितंबर 2019 में ही हो चुकी थी। इससे दो बातें साफ हो गईं। पहली, यह हत्या पूरी तरह योजनाबद्ध थी। दूसरी, मकसद सिर्फ और सिर्फ पैसा था। अब यह भी समझ आ गया कि 2 अप्रैल 2021 के बाद नेहा के सोशल मीडिया अकाउंट पर कोई नई पोस्ट क्यों नहीं आई, क्योंकि अपराधी अपना काम पूरा कर चुका था। अब उसे दुनिया के सामने नेहा के जिंदा होने का नाटक करने की जरूरत नहीं थी। मीटिंग के अंत में विक्रम ने पुलिस कमिश्नर से कहा, मुझे सिर्फ 3 दिन दीजिए। 3 दिन के अंदर मैं कातिल को गिरफ्तार कर लूंगा। मीटिंग खत्म होते ही उसका फोन बज उठा। कॉल लॉज मालिक की थी। उसने बताया कि टीवी पर उसे वही महिला दिखाई दी है जो कुछ दिन पहले नेहा के बारे में पूछताछ करने आई थी। वे और कोई नहीं, रिया थी। उसी रात दोनों एक रेस्टोरेंट में मिले। रिया ने अपने साथ हुई सारी रहस्यमयी घटनाएं विस्तार से बताईं। एक पुलिस अधिकारी होने के नाते विक्रम भूत प्रेत जैसी बातों पर विश्वास नहीं करता था, लेकिन जैसे ही उसे पता चला कि अंजलि ने कभी नेहा का तलाक का केस संभाला था, उसकी रुचि तुरंत बढ़ गई। उसने तुरंत कहा कि वे अंजलि से मिलना चाहता है। रिया ने फोन निकालकर उसे कॉल करना शुरू ही किया था कि उसी वक्त विक्रम का मोबाइल बज उठा। फोन उसके चाचा का था। आखिरकार उन्हें याद आ गया था कि उन्होंने उस रहस्यमयी महिला को कहाँ देखा था। फोन पर क्या बात हुई यह किसी को पता नहीं चला, लेकिन कॉल खत्म होते ही उसके चेहरे के भाव पूरी तरह बदल गए। उसने तुरंत अपनी टीम को फोन किया और कुछ जानकारी मंगवाई। कुछ मिनट बाद एक फोटो उसके मोबाइल पर आ गई। वह वापस मेज पर बैठा और फोटो रिया के सामने रख दी। तस्वीर देखते ही उसके चेहरे का रंग उड़ गया। उसे अपनी आंखों पर यकीन नहीं हो रहा था। तस्वीर में जो महिला दिखाई दे रही थी वह कोई और नहीं बल्कि अंजलि थी। और यहीं से कहानी हमें वापस 2019 की घटनाओं की ओर ले जाती है, जहां इस पूरे रहस्य की असली शुरुआत हुई थी। लॉज मालिक ने टीवी पर उस महिला को पहचान लिया था जो कुछ दिन पहले नेहा के बारे में पूछताछ करने आई थी। वह और कोई नहीं, रिया थी। उसी शाम रिया और विक्रम एक रेस्टोरेंट में मिले। रिया ने अपने साथ हुई सारी अजीब और डरावनी घटनाओं के बारे में बताया। एक पुलिस अधिकारी होने के नाते विक्रम भूत प्रेत जैसी बातों पर भरोसा नहीं करता था, लेकिन जैसे ही उसे पता चला कि अंजलि ने कभी नेहा का तलाक का केस संभाला था, उसकी दिलचस्पी तुरंत बढ़ गई। उसने कहा कि वह अंजलि से मिलना चाहता है। रिया ने जैसे ही उसे फोन मिलाया, उसी वक्त विक्रम का मोबाइल बज उठा। कॉल उसके चाचा की थी। आखिरकार उन्हें याद आ गया था कि उन्होंने उस रहस्यमयी महिला को कहाँ देखा था। फोन पर क्या बात हुई यह किसी को नहीं पता चला, लेकिन कॉल खत्म होते ही उसके चेहरे के भाव बदल गए। उसने तुरंत अपनी टीम को फोन किया और कुछ जानकारी मंगवाई। कुछ देर बाद एक तस्वीर उसके मोबाइल पर आई। उसने वह फोटो रिया को दिखाई। तस्वीर देखते ही रिया के होश उड़ गए। तस्वीर में दिखाई देने वाली महिला कोई और नहीं बल्कि अंजलि थी। अब कहानी हमें सितंबर 2019 की एक रात में ले जाती है। उस समय अंजलि की मदद से नेहा ने अपने पूर्व पति से अपने पैसे वापस हासिल कर लिए थे। रकम छोटी नहीं थी, करीब 2.5 करोड़ रुपए नकद और कीमती गहने। लेकिन इतनी बड़ी रकम मिलने के बाद भी उसके देखकर अंजलि हैरान थी। उसके लिए तो पैसा ही दुनिया की सबसे बड़ी ताकत था। असल में दोनों की जिंदगी में जमीन आसमान का फर्क था। नेहा के पास विरासत, संपत्ति और आर्थिक सुरक्षा थी, जबकि अंजलि की हालत बेहद खराब थी। उसके पिता एक बड़े बिल्डर थे। उनका केका एक बार पूरा और सभी आलीशान लगभग पूरा हो चुका था और सभी 70 विला पहले ही बिक चुके थे। लेकिन निर्माण पूरा होने से ठीक पहले आरोप में पिता गिरफ्तार हो गए। एक ही झटके में परिवार की सारी संपत्ति खत्म हो गई। प्रोजेक्ट रुक गया और खरीदारों का दबाव बढ़ने लगा। अगर 1 महीने के भीतर मकान नहीं सौंपे जाते तो 27 खरीदार मिलकर उस पर मुकदमा करने वाले थे। इसी संकट के बीच अंजलि की नज़र नेहा पर पड़ी, एक ऐसी महिला जिसके पास नज़दीकी रिश्तेदार नहीं थे और जिसके नाम पर भारी संपत्ति थी। उसी रात उसने उसे अपने घर बुलाया। दोनों ने साथ बैठकर शराब पी। जब वह पूरी तरह नशे में हो गई, तब अंजलि ने बिजली के तार से उसका गला घोंट दिया। संघर्ष के दौरान उसके सिर से जो बाल उखड़े थे
वही बाद में पुलिस को मिले थे। हत्या के बाद उसने शव को बाथरूम में घसीटा और मशीन से उसके टुकड़े कर दिए। शरीर के अलग अलग हिस्सों को उसने फ्रिज में छिपा कर रखा और वही फ्रिज बाद में किसी तरह रिया के घर तक पहुंच गया। अब कहानी फिर वर्तमान में लौटती है। विक्रम पहले ही अनुमान लगा चुका था कि अपराधी के पास अच्छी कानूनी और तकनीकी समझ है, इसलिए जब उसे पता चला कि अंजलि इस मामले से जुड़ी हुई है, तभी उसके मन में शक पैदा हो गया था। चाचा के फोन ने उस शक को लगभग पक्का कर दिया। उन्होंने बताया कि जिस महिला को उन्होंने नेहा समझा था, उसे उन्होंने अदालत के बाहर देखा था और वह वकीलों वाली ड्रेस पहने हुए थी। बस यहीं से सारे बिखरे हुए टुकड़े जुड़ने लगे। हत्या के बाद अंजलि ने सिर्फ नकदी और गहने ही नहीं हथियाए थे, बल्कि नेहा की संपत्ति पर भी कब्जा कर लिया था। वह कानून की अच्छी जानकार थी और सिस्टम की कमजोरियों को समझती थी। सबसे पहले उसने पहचान पत्र पर लगी तस्वीर बदलकर अपनी फोटो लगा दी, फिर उसी पहचान के आधार पर नया बैंक अकाउंट खुलवाया। इसके बाद नेहा बनकर उसकी संपत्ति बेच दी और सारी रकम उस नए खाते में ट्रांसफर कर दी। जब उसका मकसद पूरा हो गया, तब उसे मृत महिला की पहचान बनाए रखने की जरूरत नहीं रही। इसीलिए वह हजारों किलोमीटर दूर वाराणसी गई, कुछ तस्वीरें खींची और सोशल मीडिया पर देश भर की यात्रा पर निकलने का बहाना पोस्ट कर दिया। इसके बाद उसने हमेशा के लिए नेहा की पहचान छोड़ दी। उसकी योजना लगभग परफेक्ट थी, लेकिन फिर कोविड महामारी आ गई। लॉकडाउन और सरकारी रिकॉर्ड्स ने वह सुराग छोड़ दिया, जिसने पूरे खेल का पर्दाफाश कर दिया। उधर दूसरी तरफ अंजलि को रिया का फोन मिल चुका था, लेकिन वह रेस्टोरेंट पहुंचने के बजाय चुपके से उसके घर पहुंच गई। उसे पता था कि रिया बहुत सावधान नहीं रहती, इसलिए घर के बाहर रखे गमले में छिपी चाबी उसे आसानी से मिल गई। उसका मकसद साफ था, रिया के पास मौजूद सभी सबूत नष्ट करना। लेकिन इससे पहले कि वह कुछ कर पाती, पूरे घर की बिजली अचानक गुल हो गई। अगले ही पल किचन से अजीब आवाजें आने लगी। घबराकर वह किचन की ओर बढ़ी और वहां पहुंचते ही उसके चेहरे का रंग उड़ गया। सामने रखा फ्रिज उसे बेहद परिचित लग रहा था। फ्रिज जोर जोर से हिल रहा था। उसके नीचे से लाल रंग का तरल बहता हुआ बाहर आ रहा था, जो बिल्कुल खून जैसा दिखाई दे रहा था। कुछ क्षण तक वह जड़ होकर खड़ी रही, फिर हिम्मत जुटाकर धीरे धीरे फ्रिज के पास पहुंची और कांपते हाथों से उसका दरवाजा खोलने लगी। जैसे ही उसने फ्रिज का दरवाजा खोलने की कोशिश की, अचानक जोरदार धमाका हुआ। अगले ही पल सब कुछ शांत हो गया। अगली सुबह शहर के लगभग सभी बड़े मीडिया चैनल रिया के घर के मौजूद थे। हर जगह एक ही खबर चल रही थी, अंजलि की रहस्यमयी मौत। रिपोर्ट्स के मुताबिक पिछली रात फ्रिज में हुए विस्फोट में उसकी जान चली गई थी। पूरे मामले ने लोगों को हैरान कर दिया था। जिस महिला ने इतनी चालाकी से हत्या, पहचान की चोरी और करोड़ों की धोखाधड़ी को अंजाम दिया था, उसका अंत भी उतना ही रहस्यमय साबित हुआ। कानूनी तौर पर मामला खत्म हो चुका था, लेकिन क्या सच में सब कुछ खत्म हो गया था? उसी रात रिया अपनी बेटी के साथ मायके लौट आई। सोने से पहले बेटी खुशी खुशी अपनी माँ को बता रही थी कि मरम्मत की हुई गुड़िया अब फिर से उसके साथ सोती है और उसे डर नहीं लगता। रिया मुस्कुराई और कमरे में रखा पुराना रेडियो ऑन कर दिया। लेकिन कमरे में मौजूद किसी भी व्यक्ति ने एक बेहद अजीब बात पर ध्यान नहीं दिया। जैसे ही रेडियो से आवाज आनी शुरू हुई, दीवार पर टंगी उसकी दिवंगत बहन की तस्वीर के ऊपर लगा कांच धीरे धीरे चटकने लगा। दरारें बढ़ती गईं, मानो किसी अदृश्य शक्ति ने उसे भीतर से तोड़ना शुरू कर दिया हो। उसी समय शहर में अपने घर पर सो रही वह तांत्रिक महिला अचानक जाग उठी। उसकी आंखें एक झटके में खुली और फिर वे दोबारा उसी डरावने सफेद रंग में बदल गईं, जैसा पहले आत्माओं से संपर्क करते समय हुआ था। उसके चेहरे पर साफ दिखाई दे रहा था कि उसने किसी ऐसी मौजूदगी को महसूस किया है जो अब भी खत्म नहीं हुई। लेकिन अंतिम दृश्य एक बड़ा संकेत छोड़ जाता है। संभव है कि रिया की बहन की एक बड़ा संकेत छोड़ जाता है। संभव है कि बहन की मौत वास्तव में आत्महत्या न रही हो। शायद उसके पीछे भी कोई ऐसा रहस्य छिपा है जो अभी सामने आना बाकी है, और शायद यही वह कहानी है जो आगे चलकर इस रहस्य के अगले अध्याय की शुरुआत करेगी।